देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो सिद्धार्थ जी ने कहा, ये बात सही है कि बिहार के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी इस हद तक फेल हुई है, इसमें फेल हुई है कि वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। क्योंकि मुझे याद है जब चुनाव शुरू हुआ था, उस समय कई बीजेपी के लोगों ने खुद मुझसे कहा था कि इस बार हम लोग नीतीश को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर के बारे में भी मेरा देखिए एक अलग व्यू है। और वहां उसमें हम्म। भी प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि नीतीश 25 ये जेडीयू 25 सीटों पे आ जाएगा। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। मैं इसमें देखिए दूसरी बात कह रहा हूं कि ये बिहार के बारे में केवल चुनाव नहीं था। बिहार की पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सही बात है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन उसने एक नेशनल मैसेज दे दिया। और वो नेशनल मैसेज क्या है? वो ये है कि चाहे कुछ कर लो, चाहे तुम जितने ताकतवर हो, हम साम दाम दंड भेद से मशीनरी पे, और साम दाम दंड भेद भी हम लोग क्यों कहें, ये भी घिसा पिटा हो गया। हम सीधी बात कह रहे हम्म। हैं कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो हमारा जो एक कंट्रोल है बीजेपी का, उसके माध्यम से हम चुनाव हर भारतीय राज्य में, कुछ अपवाद छोड़ के हर भारतीय राज्य में हम चुनाव जीतेंगे। और इसी तरह से जीतेंगे, डंके की चोट पे हम सीधे सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। जबकि कई मामलों में अशोक गहलोत से लेके डीएमके के मामले में इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की योजनाएं रोकी हैं। ये बिल्कुल, और उसकी गाइडलाइंस में, उसके जो संविधान है एक तरह से इलेक्शन कमीशन का, उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी योजना कंटिन्यू नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने कहा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। किसी को जो चाहे, अगर जो भी चाहे, हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता है। और इलेक्शन कमीशन इस पे मुहर लगाएगा। दूसरी बात, जीविका दीदी जो 1 लाख से ऊपर, कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है, जिनके खाते में सबसे पहले 10,000 रुपए गए और उनको सीधे चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया गया सरकार की तरफ से। यानी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जीविका दीदियों को रिक्रूट किया गया और उन्होंने 10,000 रुपए लेके उन्होंने सीधे बीजेपी का प्रचार किया। ये सबके सामने है, ये सबके सामने है। और आप ये बताइए कि अगर 100 जीविका दीदियों, ये 100 जीविका दीदियों से अगर एफिडेविट ले लिया जाए कि हमने 10,000 रुपए लिए और हमने बीजेपी का प्रचार किया, उसको लेके विपक्ष कोर्ट जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष इस समय सत्ते में है, या विपक्ष इस समय अंदर से धराशायी है। क्योंकि आरजेडी के बारे में तो हम इतना जानते हैं कि आरजेडी का वोट भले ही उसको 23% आया हो, लेकिन उसकी मशीनरी काम नहीं कर रही थी। एसआईआर के समय एक सीपीआईएमएल को छोड़ दें तो आरजेडी का कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई ऐसा आप एग्जाम्पल नहीं दे सकती हैं कि उन्होंने बड़े स्तर पे कंप्लेन की हो कि इतने वोट कटे हैं और इतने वोट जुड़ने चाहिए। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी कमी आरजेडी की थी। इट वॉज ऑलवेज अ डिवाइडेड हाउस। 23, देखिए ये महागठबंधन की जीत का चुनाव था। या आप इसको, ये जो पीड़ा है, जो जेन्युइन लोग हैं उनकी, ये महागठबंधन की जीत का चुनाव था। 135 सीटें महागठबंधन को आ रही थी किसी भी कैलकुलेशन से। सीपीआईएमएल को कम से कम 13 से 14 से 15 सीटें मिल रही थी, और इसमें ये कांग्रेस को भी 20 से 25 मिल रही थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये देखिए, आरजेडी के वो सीटें आधे से भी ज्यादा कम कर दिए गए। सीपीआईएमएल 2 पे आ गया, कांग्रेस 5 पे आ गई। और ये पूरा मैसेज दिया गया कि ये हो गया है, अब तुम कर लो, कुछ करना है। और ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। क्योंकि अब बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और बीजेपी, कोई इसमें शक नहीं है कि वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि रशिया में है, या रशिया के पूरे एक हेमिस्फीयर में है, जो जो पहले रशिया में, यूएसएसआर में जो देश थे अब अलग हो गए हैं, उनके यहाँ भी ये चुनाव होते हैं। चुनाव आज की दुनिया में जो अथॉरिटेरियनिज्म या फैसिज्म, ये अब उस तरह से नहीं आता है हिटलर की तरह, नहीं, ये चुनाव के माध्यम से आता है। चुनाव वो कराएगा। चुनाव तो रशिया में भी होते हैं, चुनाव तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी होते हैं, चुनाव लैटिन अमेरिका में भी होते हैं, और रेगुलर होते हैं। लेकिन वहां जीत किसकी होगी ये तय होता है कि जीतेगा ये, और विपक्षी पार्टी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। ये पूरी स्थिति भारत में आ गई है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए बिहार, इस मामले में लोग बार बार कहते हैं कि वो उसने भारत को राह दिखाई। तो ये भी एक राह दिखाना ही मान लीजिए
कि बिहार से कहा गया है कि तुम अपनी विशेष जो तुम्हारी क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं वो उसमें तुम रहो, उसमें कोई समस्या नहीं। नीतीश कुमार तुम्हें दे दिया हमने, हम और ज्यादा उस पर एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो हमने नीतीश कुमार तुम्हें फिलहाल के लिए दे दिया, आगे देखा जाएगा, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होगा? हिंदुस्तान में जो क्रूशियल चुनाव बंगाल के हैं और यूपी के हैं खास तौर पे, जिसमें बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी का अपना ग्रिप है प्रशासन के ऊपर, अब वहां ये देखना है बीजेपी इस लाइन को कैसे इंप्लीमेंट करती है। लेकिन यूपी में तो क्लियर है, यूपी में जिस तरह से यादव वोटों में सेंध लगाई, और यादव वोटों में ऐसा नहीं है कि यादवों ने वोट किया बीजेपी को, लेकिन अब यादव भी अपना एक ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि अगर यही होना है, अगर बार बार हमें हारना है, तो हम कब तक एक परिवार के साथ रहें। ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो इंडियन पॉलिटिक्स में आ गई। और कांग्रेस का जो इसमें देखिए पूरा एक रुख है, कांग्रेस का ये रुख है, देखिए राहुल गांधी जो है उनका विश्वास चुनावी प्रक्रिया से उठ गया, और इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मतलब इस तरह मतलब वो ये मान लिया है वो कि ये फेयर फील्ड नहीं है, ये एक हमको एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो अब क्या किया जाए? तो वो जनता की चेतना जगाने में लगे कि जनता इसमें उठे, जनता सड़क पे आए। इसके लिए उन्होंने जो हरियाणा का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसमें उन्होंने साफ कहा था, जैन जी को उन्होंने अपील की थी, और जैन जी को वो अपील करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ चुनाव वो बॉयकॉट करें। और ये मैं केवल नहीं कह रहा हूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो प्रो बीजेपी के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि ये दिशा राहुल गांधी की है, और इसको मैं गलत भी नहीं मानता हूं। लेकिन इसमें ये जरूर है कि जनता के बीच और जाके कैसे जनता को जागृत किया जाए। अगर अपराइजिंग वाली एक आपके यहाँ आपके अंदर थिंकिंग है तो होने को कुछ भी हो सकता है। जो समाज डेड है वो भी वहां भी अपराइजिंग होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने देखिए पहले से ही एक वो रास्ता उन्होंने चुन लिया है। मेरे ख्याल से आने वाले जो 2-3 साल है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट है। आने वाले चुनावों में ये क्लियर है कि जो बीजेपी से मशीनरी के लेवल पे नहीं लड़ सकता, या पूरा पैसे के बल पे, मसल पावर के बल पे पूरी जो एक चुनाव की एक संगठन चुनाव का होता है, कैसे सरकारी मशीनरी को नए नए तरीकों से उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, अपने पक्ष में वोट डलाया जाए। जब तक इस पूरे तंत्र को बीजेपी से कम्बैट करने वाला कोई नहीं होता है तो भारत में अब विपक्ष के लिए चुनाव जीतना लगभग असंभव हो गया है। ये स्थिति है। वक्त की कमी है, लेकिन बहुत छोटा कमेंट आप दोनों लोगों से मैं लेना चाहूंगी। आप कैसे देख रहे हैं अमरेश जी कि अब क्या ऑप्शन देखते हैं आप विपक्ष के पास? क्या स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि विपक्ष को बदलने की जरूरत है? क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, पश्चिम बंगाल का है, आसाम जहां पर सीधे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन की लड़ाई जाहिर सी बात है जिसमें अखिलेश मेन कैरेक्टर होंगे, वो है उत्तर प्रदेश की। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनी बदलने की जरूरत है, क्या आगे करने की जरूरत है? बीच में एक तमिलनाडु भी होने वाला है, तमिलनाडु भी एक होगा। जी बिल्कुल। जी नहीं, मैं देखिए ये कह रहा हूं कि विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी तो बदलनी है, और रेडिकल तरीके से बदलनी है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि नैरेटिव विपक्ष ये क्यों नहीं बना पा रहा है, जनता के बीच जाके ये क्यों नहीं कह पा रहा है कि तुम्हारा जो वोट का अधिकार है। देखिए भारत की जनता, आपको मैं बताऊं, पंचायत लेवल के चुनाव में जितना इन्वॉल्व होती है वो उतना वो विधानसभा और लोकसभा में भी नहीं होती। चुनाव की कॉन्शियसनेस लोगों में है, नीचे तक है। कोई 1.5 बीघा है जो भूमिहीन किसान है वो भी पंचायत के चुनाव में इन्वॉल्व रहता है, उसको कुछ मिलता है उसमें, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हम ये जाके, या विपक्ष ये जाके नहीं कह पा रहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है अंत में यही होगा कि तुम पंचायत का अपना प्रधान नहीं चुन सकोगे। ये पूरी स्थिति, ये जैसे 2024 में ये डर बैठाया गया कि आरक्षण खत्म हो रहा है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपको ये बताना है कि पंचायत का चुनाव जो भी है वो नहीं चुन पाओगे अपना प्रधान। गांव वालों को प्रधानी से बड़ी कोई चीज उनके लिए नहीं है। और ये अगर बात बैठ गई लोगों के दिमाग में, और जो बैठेगी अगर इसमें विपक्ष लग जाए तो आराम से बैठ जाएगी। अब यूपी है, यूपी में ऑलरेडी ये कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो वहां पर जाके बताने की जरूरत है। अखिलेश को पदयात्रा करनी होगी, ऐसे नहीं होगा, अभी समय भी है, अभी पूरा 1 साल है, इनको पदयात्रा करनी होगी केवल ये कहने के लिए कि अगर इस बार
बीजेपी को ये एक तो ये बात तय कहनी होगी कि इस बार फेयर चुनाव नहीं होगा 2027 में, बिल्कुल खुल के कहना होगा। दूसरी बात ये कहना होगा कि बीजेपी हर तरह से गलत तरीके से सत्ता में आएगी, और अगर उसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि तुम लोग भारी संख्या में वोट दो और उसके बाद काउंटिंग के दिन सड़क पे आओ। देखिए, इसकी पूरी तैयारी करनी होगी, 1 साल समय है। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे विपक्ष का ये काम नहीं, विपक्ष का ये काम नहीं, तो भाई ठीक है, अगर यही करना है तो भाई जाके नेपाल में चुनाव लड़ो या कहीं और जाके चुनाव लड़ो। अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है, और चुनाव एक युद्ध का ही एक अलग फॉर्म होता है, बीजेपी तो उसको युद्ध की तरह लेती है, किसी को कोई डाउट नहीं है बीजेपी में कि जंग है ये, इसमें जीतना ही जीतना है किसी भी तरह से। तो जब बीजेपी उसको जंग की तरह लेती है तो ऑपोजिशन उसको एक जैसे कोई पीस टाइम की एक्टिविटी है उस तरह से क्यों लेता है भाई? उसको भी तो जंग की तरह इसमें लड़ना चाहिए, और उसके पास हथियार हैं। अभी कोई भी नहीं कह रहा है कि आप उतर के आप कोई बहुत बड़ा एक सशस्त्र अपराइजिंग कर दीजिए। अरे आप ये बेसिक चीज तो करो कि गांव के लोगों को ये तो बताओ कि तुम्हारा अधिकार जो वोट का है, जो प्रधानी के वोट का, उनको वही समझ में आएगा। प्रधानी का जो वोट है वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। उसके बाद उसके ऊपर जो एक गांव में ही मिडिल क्लास है, जो विधानसभा चुनाव में, ब्लॉक के चुनाव में कितने चुनाव होते हैं, तुम कोई चुनाव नहीं वहां लड़के जीत सकते हो। ये पूरी स्थिति उनके अंदर ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा एक डर पैदा करना होगा कि जो पूरा एक बीजेपी के खिलाफ एक हथियार बन जाए। जी।